हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में मैं ऋषियों द्वारा दिए गए ज्योतिष ज्ञान को सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास तो हमेशा हर वीडियो में करता हूं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको वो ही ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को सिंपल तरीके से, जिससे आपको अपना चार्ट देखने में आसानी हो, वो कुछ खास से मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। जब बात आती है टिप्स की, तो लोगों को लगता है कि कहीं ये कोई रिसर्च की बात हो रही है। तो दर्शकों, यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई रिसर्च वाली वीडियो नहीं है। ये कॉमन वीडियो है जिसको आप सभी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बेनिफिट होगा अपने चार्ट को जानने में कि जो आपका हॉरोस्कोप है वो क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। और उसको समझाने के लिए दर्शकों एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब भी हम इस तरह वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो हम काल पुरुष कुंडली को ही यूज करते हैं। काल पुरुष कुंडली में हम हमेशा भाव की बात करते हैं, मगर जब आप अपने चार्ट को देखते हो तो वो तो राशि चार्ट होता है। राशि चार्ट को देखने में लोगों को कंफ्यूजन आती है। सो उसके लिए या तो आपको एस्ट्रोलॉजी को सीख लेना चाहिए या प्रॉपर तरीके से समझ लेना चाहिए। सो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऋषियों ने जब इस ज्योतिष के शास्त्र की रचना की, उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे चार्ट में क्या दी। उन्होंने कहा कि लग्न आपके चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम 10 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 10 में से 6 से 7 पॉइंट, कुछ लोग 5 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, कुछ 6 से 7 भी मानते हैं। अलग अलग ऑथर्स का अपना अपना ओपिनियन है। 10 में से 5 से लेकर 7 नंबर तक हम लग्न को ही देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपके जो चार्ट की बात जब हो रही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लग्न की है। लग्न में बाहर से देखा जाए तो लग्न को हम मानते हैं कि ये हम हैं, हमारा शरीर है। हालांकि जब स्पेसिफाइड पार्ट की बात आती है तो उसमें से हमारा हेड का पार्ट आ जाता है, हमारे ब्रेन का पार्ट आ जाता है, या फेस का पार्ट आ जाता है, जिसको हम अपनी आईडी भी कह सकते हैं। मगर आज हम बॉडी पार्ट्स की बात नहीं कर रहे। आज मैं बात कर रहा हूं कि ऋषियों ने जब इस शास्त्र की रचना की तो उन्होंने लग्न को जब इंपॉर्टेंस दी, लग्न के साथ ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दी लग्न के सामने वाले भाव, यानी कि सप्तम भाव, जिसको जो दर्शक मेरे साथ मेरी वीडियोस से पिछले टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं सप्तम भाव को किसी भी भाव का शक्ति स्थान कहता हूं। यानी कि लग्न का शक्ति स्थान उसका सप्तम भाव होता है। यानी कि लग्न को जो शक्ति मिलेगी वो उसके 7वें भाव से मिलेगी। बाहर से देखने में लगता है कि ये उसका एनिमी हाउस है, ऑपोजिट हाउस है, मगर ये अब आप सब जानते हैं कि ऑपोजिशन से ही हमें शक्ति मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको अच्छे तरीके से समझा भी चुका। मगर आज की वीडियो में मैं उस शक्ति स्थान को आपके लिए डिफरेंट तरीके से यूज करने का आपको समझाने वाला हूं कि शक्ति स्थान का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। जब हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की, तो काल पुरुष कुंडली में जो लग्न है वो प्रथम भाव हो जाता है। प्रथम भाव का मालिक आप सब जानते हो मंगल देवता है। और प्रथम भाव में आपको मालूम है कि सूर्य यहां पर एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि आत्मा अपने उच्चतम स्तर में होती है या उच्चतम अवस्था में होती है। मगर जब ये भाव है तो भाव का अधिपति मंगल है और सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है। अब ये नॉर्मल ऑपोजिशन है जो मार्स और वीनस की है। अब आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी ग्रेट बात हो गई। अब आप देखिए, जब भी हम शक्ति स्थान की बात करते हैं तो शक्ति स्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है?
प्रथम भाव में हम जानते हैं सूर्य एग्जॉल्टेड है और सप्तम भाव में शनि एग्जॉल्ट कर जाता है। शनि यहां पर क्या करता है? शनि को आप सब जानते हो, डिसिप्लिन देने वाला प्लेनेट है। मगर हम तुला राशि को, अब मैं बात कर रहा हूं तुला राशि की या सप्तम स्थान के लॉर्ड की, जिसको हम शुक्र कहते हैं, उसका मेन काम तुला का क्या है? तुला, आप अगर उसके सिंबल को ही देखो, वो स्केल है, एक तकड़ी है जिसका काम है बैलेंस बनाना। आपके लग्न को जिस भाव से शक्ति मिलती है, वो शक्ति लग्न को बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। ये उसका बैलेंस करने का स्थान है और बैलेंस जब तक इंसान है तब तक ही वो मनुष्य है। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जब तक इंसान बैलेंस्ड है तब तक मनुष्य है। और ये चीज मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। अब मैं उस बैलेंस को क्लियर भी आपके सामने कर देता हूं। जब तक हम मनुष्य हैं, हम बैलेंस्ड हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव होते हैं, हम देवताओं की तरफ चल पड़ते हैं। देवता होना पॉजिटिव एनर्जी है और जब वही एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो हम दानवों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी का रास्ता मानते हैं, गिनते हैं, समझते हैं। अब आप देखिए, मनुष्य को परमात्मा द्वारा क्यों बैलेंस प्रदान किया गया? बैलेंस का मतलब ही एक है कि हमें दोनों एनर्जीज को, दोनों एक्सट्रीम्स को, चाहे वो राइट का एक्सट्रीम है या लेफ्ट का एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम्स को हमें समझना है। एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी है जो देवताओं की तरफ ले जाती है, और देवता भी हमारे इस मनुष्य योनि का हिस्सा नहीं है। यहां पर आप देखोगे लोक ही बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं देवलोक या देवताओं का लोक। इसी तरह जब एनर्जी नेगेटिव होती है तो हम दानवों के लोक में पहुंच जाते हैं। यानी कि जब तक हमें इस पृथ्वी लोक पर रहना है, हमें मनुष्य बनकर रहना है। मनुष्य का मतलब क्या है? हमारी एनर्जी को बैलेंस में रहना चाहिए, और ये बैलेंस का काम लिब्रा करेगा। अब जहां तक बात है भाव की, भाव में ये काम उस भाव के अधिपति यानी के शुक्र को करना होगा। मगर शुक्र क्या वो काम कर सकता है? शुक्र की एनर्जी तो आप सब जानते हो कि शुक्र तो दानवों का गुरु है। शुक्र के अगर मन की इच्छा की बात करेंगे तो शुक्र तो आपको कहीं ना कहीं दानवों की तरफ लेकर जाने में खुश होगा। मगर दर्शकों, एक बात को आप समझ लीजिए, शुक्र भी एक देवता है, एक गुरु है। और अगर एक्चुअल बात की जाए, एज में कह लीजिए, एक्सपीरियंस में कह लीजिए, नॉलेज में कह लीजिए, वो तो देवगुरु जुपिटर से भी बड़े हैं। सो जो प्लेनेट कह लीजिए, जो प्लेनेट है ही गुरु, वो गुरु नेगेटिव तो सोच रख नहीं सकता। हाँ, उसकी प्रेफरेंस हो सकती है, जैसे हमारी भी प्रेफरेंस हो सकती है। किसी की प्रेफरेंस चाय पीने में हो सकती है, किसी की प्रेफरेंस कोल्ड ड्रिंक पीने में हो सकती है, किसी की प्रेफरेंस कॉफी पीने में हो सकती है। प्रेफरेंस है वो। तो शुक्र की प्रेफरेंस जरूर दानव है, मगर शुक्र आत्मा के लिए, सूर्य के लिए वो गुरु है। और गुरु कभी नहीं चाहेगा कि वो आत्मा गलत रास्ते पे जाए। गुरु तो हमेशा चाहेगा कि उसका शिष्य उन्नति के रास्ते पे जाए। मगर अब शुक्र अपनी तरफ से तो बैलेंस कर नहीं सकता। अब यहां पर रोल आ जाता है उसी कर्म अधिपति या दंडाधिकारी शनि का। शनि यहां पर एग्जॉल्टेड है, सो ये काम शनि ही करता है। शनि जब शुक्र को कंट्रोल करता है, अब शुक्र देखिए, शुक्र हायर एनर्जी है, गुरु एनर्जी है। शुक्र में बहुत पावर है,
क्योंकि शुक्र सिद्धियों का देवता भी है। शुक्र के पास अगर हम नॉलेज की बात करें तो ऑकल्ट की नॉलेज भी शुक्र के पास पूरी है। मृत संजीवनी विद्या भी शुक्र के पास है। नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो शुक्र के पास नॉलेज बहुत है। अब उस नॉलेज को जो बैलेंस करने का काम है वो शनि करता है। अब आप ठंडे दिमाग से इस बात को समझिए कि शनि का रोल ऋषियों ने कितना बड़ा तय कर दिया। जब शनि का रोल तय ही हो गया और जब हम डिफरेंट राशियों की बात करते हैं, डिफरेंट राशियों में शनि का रोल आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगा। मगर जब बात करेंगे हम सप्तम भाव की, राशि चार्ट किसी का कुछ भी हो सकता है, मगर सप्तम भाव की अगर बात करेंगे तो शनि का रोल वो ही होगा। और शनि का रोल आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी साइकोलॉजी को और आपकी साइको स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करने का रोल शनि का ही है। क्योंकि शनि आपको साधना तक ले जाता है। शुक्र साधना देता है। शुक्र की साधना हालांकि बिल्कुल सही है कि वो सिद्धियों वाली साधना है। मनुष्य बनने के लिए हमें हमारे सप्तम भाव की तरफ देखना पड़ेगा कि आपको शक्ति कहां से मिल रही है। जब आपने इस बात को समझ लिया कि आपको शक्ति किस प्लेनेट से मिल रही है, तो आपके लिए चार्ट में उस चीज को खोजना आसान हो जाएगा। अब ये हो सकता है बात कि किसी के राशि चार्ट में किसी का लॉर्ड किसी दूसरे के भाव में बैठ जाए जाके, वो चीजें आपको चार्ट में खोजनी है। मगर जब बात हम करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने की, तो हम कालपुरुष कुंडली में भाव की बात ही करेंगे। अब जो और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है वो किसी भी चार्ट का नवम स्थान यानी कि उसका भाग्य स्थान होता है। और भाग्य का अधिपति भी कौन है? देवगुरु जुपिटर है। अगर हम किसी के भाग्य को देखना चाहेंगे तो नवम भाव सप्तम भाव का थर्ड हाउस है, उसका पराक्रम का भाव है, उसके एफर्ट का भाव है। यानी कि जब भी कोई इंसान अपने आप को बैलेंस बनाने का उपाय करेगा, बैलेंस बनाने का एफर्ट करेगा या बैलेंस्ड एफर्ट से काम करेगा, तो उसको उसके भाग्य की चीजें मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी चाबी है, जिससे किसी भी चार्ट को खोला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। किसी के भी चार्ट का नवम भाव उसका भाग्य का स्थान है। अब भाग्य को खोलने के लिए आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अपने आप तो कोई चीज मिलती नहीं, कर्म तो करना है। कर्म के लिए जो प्रयत्न करना है, जो एफर्ट करनी है, जैसे ही हम अपने शक्ति स्थान को यूज करके अपने आप को पहले बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके जब हम एफर्ट करेंगे तो हमारा भाग्य स्थान निश्चित तौर पर खुल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके लेफ्ट की तरफ भी थोड़ा सा चलिए। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत टिप्स दे रहा हूं ये। अब ये थी बात राइट साइड की। अब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलिए। लेफ्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो मैं बात स्पेशली यहां पर करना चाहूंगा फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस आप सब जानते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगी सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव के लिए पंचम भाव फिफ्थ हाउस वो क्या हो गया? वो उसका इच्छा पूर्ति का भाव हो गया। सप्तम भाव के लिए जब हम बैलेंस्ड होकर एक शुक्र और शनि के दी गई साधना द्वारा या उसके द्वारा दी गई बैलेंस द्वारा जब हम इंसान बन जाएंगे, पहली बात,
डिसिप्लिन्ड, खूबसूरत इंसान बन जाएंगे, बैलेंस्ड इंसान बन जाएंगे, या सही शब्दों में कहें मनुष्य बन जाएंगे। तो वहां से अगर हम देखेंगे कि अगर हम उस शक्ति को यूज करते हैं जिस शक्ति से हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो उसका इच्छा पूर्ति का भाव पंचम भाव हो जाएगा, जहां पर आप सब जानते हो पूर्व पुण्य का भाव है। देखिए, राइट साइड को चल पड़ेंगे तो भाग्य स्थान खुल गया, लेफ्ट को गए तो पूर्व पुण्य का भाव खुल गया। अब आप देखिए, ये सिर्फ एफर्ट की गेम है, सिर्फ एफर्ट की गेम है। क्योंकि जैसे ही भाग्य खुलेगा, अब आप ये मिस्ट्री को भी समझ लीजिए, जैसे ही किसी के भाग्य स्थान का ताला खुलेगा, उसके पूर्व पुण्य का भाव भी तो खुल जाएगा, वो अपने आप खुल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कोई आप लेफ्ट में जाकर एफर्ट कर रहे हो। एफर्ट तो आपने अपने शक्ति स्थान को जागृत करके अपने आप को बैलेंस किया। बैलेंस करके जब हमने जीवन में प्रयत्न करने का प्रयास किया, तो वो प्रयास हमेशा हमारे भाग्य को भी खोलेगा और हमारे पूर्व पुण्य के भाव को भी ओपन कर देगा। सो दर्शकों, ये छोटी सी वीडियो है, खूबसूरत चीज है। अगर आप इसको अपने चार्ट में अप्लाई करोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऋषियों ने तो ये नॉलेज हमें दी, मगर अगर हम बात करें कि ज्यादा नॉलेज भी कई बार नुकसानदेह हो जाती है। हम ज्यादा चीजों को खोजने के चक्कर में, जो सिंपल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को खोजा जा सकता था, हम उन तरीकों से अपने आप को दूर ले गए। जब भी इस तरह हम अपने आप को दूर लेकर जाएंगे, तो शास्त्र कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। वो नॉलेज का विकास हमें वहां ले जाता है जहां से जो पीछे पड़ी हुई एक्चुअल में जो हीरे मोती जवाहरात, जो एक्चुअल नॉलेज पीछे पड़ी है, वो पीछे छूट जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। ये उसी तरह के हीरे मोती हैं जो ऋषियों ने हमें दिए। सो दर्शकों, ये छोटी सी वीडियो थी जिसके माध्यम से मैं आपके चार्ट को आपको समझाने का और उस चार्ट के माध्यम से आपके जीवन की खूबसूरत चीजों को खोजने का मेरी तरफ से ये एक छोटा सा उपक्रम था। अगर आप भी करोगे तो उसमें से आपको भी चीजें मिल जाएंगी, आपको भी वो हीरे मोती मिल जाएंगे जो आपके जीवन को आगे लेकर जाने में सहायक होंगे। और दर्शकों, जो एक रिक्वेस्ट हर वीडियो के एंड में मैं करता हूं कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा घर तक पहुंचाएं, ताकि खूबसूरत ज्योतिष शास्त्र, जो एक साइंटिफिक शास्त्र है, ये इसकी नॉलेज घर घर तक पहुंचे, जिसमें हम लोग कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बहुत सिंपल तरीके से डीप चीजें भी बहुत सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो दर्शक अपना चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, या कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है और वो है 9881164480, जिस पर आप मेरे बेटे मनु से आपकी बात होगी और उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। इसी तरह आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। और अब तो थोड़ा सा टाइम आपका रह गया जिसमें कोरोना महामारी आपको ज़्यादा तंग करने वाली है। आशा करता हूं कि जो वो थोड़ा सा टाइम है, ये भी आप घर पर रहें, खुश रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें, बचकर चलें, और जितना आप प्रिकॉशन लेकर चलेंगे तो ये जो थोड़ा सा पीरियड भी है, ये भी निकल जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।